नदी किनारे दो बहनों का छोटा सा घर। ओफो नीतू, ये सब क्या है यार? तू मेरी बर्थडे पार्टी में कैसी ड्रेस पहनकर आ गई? यहाँ मेरी इतनी अच्छी अच्छी सहेलियां आई हुई हैं, इतने क्लासी से कपड़े पहने हुए, और तू तू ये क्या अजीब सा बेढंगा सा सूट पहनकर आ गई? प्रिया, तू जानती है ना, ये सूट मेरी माँ ने अपनी साड़ी से बनाया मेरे लिए, वो भी कितने प्यार से, और तू ऐसे बोल रही है। ओफो, ये चाची जी भी ना कभी पुरानी चादर को काटकर उसके पर्दे बना देती है, तो कभी उसका मेजपोश, उनका भी कुछ समझ नहीं आता। खैर छोड़। और सुन, तू ये जो भी छोटा मोटा गिफ्ट लेकर आई है ना, उसे अभी छुपा ले। कहीं गलती से मेरी फ्रेंड्स ने खोल लिया तो कितना मजाक उड़ाएंगी मेरा कि तेरी कजिन क्या उठाकर लाई है। दरअसल नीतू और प्रिया दोनों चचेरी बहनें थी। जहां प्रिया की फैमिली अच्छे पैसों वाली थी, तो वहीं नीतू का परिवार गरीब था, इसलिए प्रिया को अक्सर अपनी अमीरी पर घमंड रहता था। कुछ समय बाद प्रिया की शादी एक बड़े घर में हो गई। हाँ प्रिया, और तू ही तो एक मेरी बहन है, तू शादी में नहीं आएगी तो मेरा मन नहीं लगेगा। और तुझे पता है, ये शादी हम अपने गांव की पुश्तैनी उस घर में कर रहे हैं जो नदी किनारे है। माँ का बड़ा मन था कि शादी वहीं से हो। क्या? तू नदी किनारे उस छोटे से कच्चे घर में शादी करेगी? ओ हाँ, वैसे भी तुम लोग के पास इतने पैसे तो है नहीं जो शहरों में की हुई शादी का खर्चा उठा सके। और वैसे भी उस दिन इनके बेस्ट फ्रेंड की भी शादी है, तो हमें वहां जाना है। और वैसे भी मेरे ससुराल वाले इतनी छोटी शादी में नहीं जाते। एक काम करो, तुम ये कार्ड और ये मिठाई भी वापस ही ले जाओ। वो क्या है ना, मेरे ससुराल वाले तो बड़े बड़े आउटलेट की मिठाइयाँ खाते हैं, ये नुक्कड़ में बैठे हुए हलवाइयों की नहीं। वो बेकार में इन्हें कुत्तों को डाल देंगे। अच्छा देख, अब मैं तो आ नहीं पाऊंगी, तो तू ऐसा कर कि 11,000 मेरी तरफ से शगुन के तौर पर रख ले। इससे अपने लिए कोई ढंग की साड़ी ले लियो, नहीं तो कहीं पता चले चाची जी शादी वाले दिन के लिए भी तेरे लिए कहीं पर्दे का ही डिजाइन किया हुआ कोई लहंगा पहना दे। ये सुनकर नीतू और उसकी माँ शर्मिंदा हो जाती हैं। उसकी कोई जरूरत नहीं है, जब तू मेरी बहन होकर शादी में नहीं आ सकती तो मैं भी ये शगुन नहीं लूंगी। चलो माँ। नीतू अपनी माँ के साथ मिठाई का डब्बा और कार्ड लेकर चली जाती है। ऐसे ही शादी का दिन आया। नीतू दुल्हन बनकर अपने नदी किनारे उस घर में पहुंची हुई थी, लेकिन जब प्रिया अपने ससुराल वालों के साथ अपने पति के दोस्त की शादी अटेंड करने वहाँ पहुंची तो हैरान रह गई। अरे, ये तो हमारा पुराना घर है, इसका मतलब इनके दोस्त की शादी नीतू से हो रही है। अब तो इनको भी पता चली जाएगा कि मेरी चचेरी बहन है। इससे पहले कि इनको कहीं और से पता चले, मैं ही इन्हें बता देती हूँ कि जिससे इनके दोस्त की शादी हो रही है वो मेरी कजिन है। अब प्रिया अपने पति को सारी बात बता देती है। शादी में आए सभी मेहमान उस नदी किनारे हो रही शादी की खूब तारीफ कर रहे थे। वाह वाह, शादी के लिए ये जगह कितनी परफेक्ट है ना, शोर शराबे से दूर और शहर की भीड़ भाड़ वाली जगह से इस एकांत जगह में ये सब कितना अच्छा लग रहा है। सुना है दुल्हन के कहने पर दूल्हा भी झट से इस जगह के लिए मान गया, नहीं तो उसे कौन सी कमी थी, खूब बड़े घर का लड़का है वो है। लेकिन जो भी कहो, वेन्यू एकदम परफेक्ट है ये। प्रिया ये सब सुनकर चुप थी। शादी की रस्में शुरू होती हैं। नीतू ने प्रिया की तरफ देखा और मुंह फेर लिया। प्रिया को ये सब बहुत अजीब लगा। अब प्रिया जानबूझकर नीतू से बात करने की कोशिश करने लगी। जब शादी संपन्न हो गई, तब प्रिया सुनील से बोली, सुनील जी, आपको इतनी छोटी शादी करने की क्या जरूरत थी? आपको तो पैसों की कोई कमी नहीं है। प्रिया भाभी, नीतू का मन था शादी बहुत सिंपल हो और मंदिर में हो, इसीलिए मैंने सिंपल शादी की है अपनी लवली वाइफ के कहने पर। चलो जी, अब हो गई शादी, अब तो आप भाभी हमारे दोस्त का ख्याल रखना, अब तक तो हम रखते आए हैं। राकेश की बात सुनकर नीतू मुस्कुरा दी। राकेश और सुनील दोस्त थे, इसलिए अक्सर घूमना फिरना, पार्टी करना, कहीं आना जाना दोनों का साथ ही होता था। इसी वजह से प्रिया और नीतू की भी मुलाकात हो जाती थी। नीतू, तूने तो मुझे कभी बताया नहीं कि तूने इतने पैसे वाले घर का लड़का फांस रखा है। देखो प्रिया, कल तक तुम मेरी सहेली थी, इसलिए मैं तुम्हारी बातों को सुन लेती थी, बर्दाश्त कर लेती थी, पर अब नहीं। अपनी भाषा पर नियंत्रण रखना सीखो। मैंने सुनील जी को फांसा नहीं है। सुनील जी और मैं एक शादी में मिले थे, वहीं सुनील जी को मैं पसंद आ गई थी और मुझे भी वो बहुत अच्छे लगे थे। सुनील जी मेरे घर रिश्ता लेकर आए थे, उन्हें मैं पसंद थी और अब हम दोनों पति पत्नी बन चुके हैं। मेरी ससुराल है, मेरा परिवार है, तो प्लीज इस तरह की बातें करके मुझे परेशान मत करो। हाँ हाँ, तो मैं कौन सा चिपक रही हूँ? वो तो राकेश और सुनील आपस में दोस्त हैं, इसलिए हम तुम साथ आ जाते हैं, वरना मेरा भी मन नहीं करता तुम्हारे साथ कहीं घूमने का। प्रिया की हरकतों की वजह से आज नीतू उससे बात नहीं करना चाहती थी। उसे पता था कि प्रिया बहुत घमंडी और दूसरों की बेइज्जती करने वाली लड़की है, इसलिए उसने प्रिया से दोस्ती के सारे नाते तोड़ दिए थे। प्रिया माँ बनने वाली थी, पर उसके मम्मी पापा लंदन में थे, क्योंकि उसकी भाभी को भी बच्चा होने वाला था। इस वजह से उन्हें जाना पड़ा। यहाँ प्रिया की सास की तबीयत खराब चल रही थी, इस वजह से प्रिया बिल्कुल अकेली पड़ गई। प्रिया बहू, थोड़े नौकर चाकर और रख लो ताकि तुम्हें कोई काम न करना पड़े।
मेरी तबीयत वैसे ही ठीक नहीं रहती, वरना मैं तुम्हारे लिए कुछ बढ़िया पौष्टिक खाना बना देती जो तुम्हारे और तुम्हारे बच्चे के लिए सही होता। कहो तो किसी रिश्तेदार को बुला लेते हैं थोड़े दिन के लिए, प्रिया बहू को आराम मिल जाएगा। तुम नहीं जानते हो, रिश्तेदार तो बहाना बना देते हैं कि समय नहीं है। अब कोई बेटी तो है नहीं हमारी जो कुछ दिनों के लिए रहने आ जाती। इकलौता बेटा है राकेश। प्रिया, तुम अपनी सहेली नीतू को क्यों नहीं बुला लेती हो? तुम्हें उसका सहारा हो जाएगा। तुम दोनों तो पक्की सहेलियां हो और सुनील को भी कोई परेशानी नहीं होगी। नीतू? मुझे नहीं लगता कि वो आएगी। अचानक नीतू और सुनील आ जाते हैं। नीतू के हाथ में एक बड़ा बैग और अटैची थी। अरे भाई, नीतू ने तो सुबह से शोर मचा लिया कि मेरी सहेली अकेले परेशान हो रही होगी। अब देखो, सारा बोरिया बिस्तर पैक करके अपनी सहेली की सेवा के लिए आ गई है हमारी धर्मपत्नी। हाँ, मुझे पता चला आंटी अंकल लंदन गए हुए हैं। आंटी जी की भी तबीयत ठीक नहीं रहती, इसलिए अब जब तक तुम्हारी डिलीवरी नहीं हो जाती मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी। पर नीतू, तुम्हारी शादी को तो अभी कुछ ही महीने हुए हैं और तुम राकेश जी और अपने ससुराल को छोड़कर मेरे पास रहोगी। पीछे से परेशानी नहीं होगी? कोई कुछ कहे ना। अरे प्रिया भाभी, हमारे घर में सबको पता है सुनील मेरा दोस्त होने के साथ साथ मेरे भाई जैसा है, और नीतू ने कहा कि आप उसके लिए बहन जैसी हो। हाँ तो और क्या, अब ऐसे समय में मेरी बहन की सेवा मैं नहीं करूंगी तो और कौन करेगा? मैं भी तो बच्चे की होने वाली मौसी हूँ। प्रिया की आंखों में शर्मिंदगी के आंसू थे और दोनों सहेलियों के बीच जो भी गिले शिकवे थे सारे खत्म हो जाते हैं। नीतू के आ जाने से प्रिया को बहुत सहारा हो गया। नीतू उसका बहुत ख्याल रखती थी। कुछ समय बाद प्रिया ने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया। मुन्ना की मौसी को बधाई हो। अब बस जल्दी से तुम्हारे घर भी बच्चे की किलकारी गूंजे, मैं तो यही चाहती हूँ। अभी नहीं, पहले तू इसे संभालने वाली हो जा, उसके बाद मैं इस बारे में प्लान करूंगी, क्योंकि मुझे भी तो अच्छे से तुझसे अपनी सेवा करवानी है। ऐसे ही थोड़ी छोड़ दूंगी मेरे होने वाले बच्चे की मौसी को। और फिर हॉस्पिटल का कमरा खुशी और हंसी के ठहाकों से भर गया। ये कहानी है सुहानी की, जो कि शहर में पली बढ़ी लड़की थी, जिसकी शादी नूरपुर गांव के लड़के शोभित से हो जाती है। दरअसल उन दोनों के पिता पुराने गहरे दोस्त थे, जिन्होंने बहुत पहले ही उन दोनों का रिश्ता पक्का कर दिया था। सुहानी शादी करके जैसे ही गांव आई तो वहाँ का नजारा देखकर हैरान रह गई। सुहानी, अब सोचते ही रहोगी या आगे भी बढ़ोगी? देखो, हमारी नाव आ चुकी है। ये सब नदी का नजारा कितना खूबसूरत है ना सौरभ। मैं इसकी खूबसूरती में इतना खो गई हूँ कि बिल्कुल भी अपनी पलकें तक नहीं झपका पा रही हूँ। इतना बोलकर सुहानी अपने पति शोभित के साथ नाव में बैठ जाती है। नाव चालक नाव चलाता है। सुहानी नाव में बैठे बैठे प्रकृति के नजारों का मजा लिए जा रही थी। कुछ देर बाद वो नदी किनारे बने अपने उस ससुराल में पहुंच जाती है। सुहानी, ये है तुम्हारा नदी किनारे बसा ससुराल। तो मैडम, कैसा लगा तुम्हें अपना ससुराल? सचमुच ये सब बड़ा ही खूबसूरत है। फिर सुहानी की सास प्रोमिला हाथ में आरती की थाली लिए अपनी नई बहू का स्वागत करती है और कहती है, बहू, इस नदी किनारे रहने वाली तेरी सास ने जीवन में एक ही बात सीखी है इस बहती नदी से, कि सदा इस नदी की तरह बहती रहना। जीवन में सुख दुख आएंगे पर कभी ठहरना मत। जी माँ जी। फिर सुहानी गृह प्रवेश कर अपने कमरे में जाती है तो वहाँ की खिड़की से नदी का बड़ा ही सुंदर नजारा देखती है। वाह यार, क्या व्यू है! दिल खुश हो गया नजारा देख के। नहीं तो शहरों में अगर खिड़की खोलो तो बस या तो गंदे नाले या सामने वाले का छज्जा ही नजर आता है। सुहानी बड़ी खुश थी। फिर वो अपनी पहली रसोई में सबके लिए पकवान बनाकर तैयार कर लेती है। बहू, अगर खाना बन गया हो तो बाहर ही ले आ। हम सब पूरा परिवार बाहर नदी किनारे छतरी लगाकर बैठकर ही खाना खाते हैं, ताकि नदी का नजारा भी हमें देखने को मिलता रहे। कुछ देर बाद सुहानी बाहर सबके लिए खाना लगाती है और वो सब बड़े मजे से नदी की ठंडी ठंडी हवा के बीच बैठकर खाना खाते हैं। घर में आई नई बहू को ये सब बड़ा अच्छा लगता है। एक रोज सुहानी कपड़े धोने लगती है, लेकिन तभी अचानक से लाइट चली जाती है। अरे बाप रे, ये क्या, लाइट चली गई? अब मैं मशीन में कपड़े कैसे धोऊंगी? अब सुहानी अपनी सास के पास जाती है। माँ जी देखिए ना, कपड़े मशीन में लगाए ही थे कि अचानक लाइट चली गई। भाभी, ये तो यहाँ हर दूसरे दिन होता है। बाहर मौसम खराब हो तो बार बार लाइट चली जाती है और कई बार तो यहाँ पूरे पूरे दिन भी लाइट नहीं आती। हाँ बहू, इस नदी किनारे बने ससुराल के जितने फायदे हैं उतने नुकसान भी हैं। ऐसा कर, अब तू ये सारे कपड़े नदी किनारे ले जाकर हाथ से ही धो ले। इस लाइट का कोई भरोसा नहीं कब तक आएगी। अब बेचारी बहू वो धूप में कपड़े धोते धोते उसे नानी याद आ जाती है।
हे भगवान, इस कड़कड़ाती धूप ने तो आफत मचा रखी है। यहाँ तक कि नदी का पानी भी गर्म हो गया है। ऐसे ही अगला दिन भी हो जाता है। फिर सुहानी के भाई का फोन उसे आता है। क्या यार दीदी, कहाँ हो? दिन से आपको फोन मिला रहा हूँ लेकिन आपको तो फोन ही नहीं लग रहा है। और बताइए, मन लग गया आपका वहाँ? अमन, तुझे तो पता है मेरा ससुराल नदी किनारे है, तो इसलिए यहाँ थोड़ा नेटवर्क इशू है, शायद इसलिए फोन नहीं लग रहा होगा। लेकिन सच कहूँ, यहाँ नदी के किनारे ससुराल होने में ना बड़ा मजा आता है। यहाँ खिड़की खोलते ही नदी का व्यू नजर आता है। वहाँ शहर में तो जब भी कमरे की खिड़की खोलो तो शर्मा आंटी और शर्मा अंकल की कुड़कुड़बाजी की आवाज ही आती रहती थी। हाँ ये तो है, लेकिन मेरा दोस्त पंकज है ना, उसका घर मनाली में, वो भी नदी के पास ही। तो वो बताता है कि कभी कभी मगरमच्छ, सांप भी बहते हुए उस नदी में आ जाते हैं और कभी कभी तो बाढ़ भी आ जाती है। इसीलिए अपना ध्यान रखना। और पता है, एक बार तो वो बात पूरी कर पाता उससे पहले ही फोन में चार्जिंग ना होने के कारण वो डिस्कनेक्ट हो जाता है। लेकिन अब उस नदी को लेकर उसके मन में डर बैठ जाता है। अब घर में 3 दिन से लाइट न होने के कारण मोटर भी नहीं चला पाती वो, जिस कारण टंकी का पानी खत्म हो जाता है और अब घर के कामकाज के लिए उसे नदी से पानी लाना पड़ता है। उस रोज भी 2 बार नदी से पानी भरकर लाने के बाद जब वो तीसरी बार पानी भरने गई तो पानी भरते वक्त उसकी बाल्टी में सांप आ गया। सांप सांप, बचाओ बचाओ। बाल्टी छोड़ वो वहां से भागने लगी। वो डरते हुए घर आती है। क्या हुआ बहू, क्यों चिल्ला रही हो? यहाँ कोई सांप नहीं है। उसकी ननद उसे पीने को पानी देती है जिससे उसे थोड़ा आराम मिलता है। लेकिन अब नदी को लेकर डर उसके मन में घर कर गया था। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। एक रोज बालकनी में बैठे हुए सुहानी सोचती है, हे भगवान, ये कहाँ फंस गई मैं। न तो फोन में बैटरी और न ही बिना लाइट के टीवी देख सकते हैं, और तो और किसी से फोन पर बात भी नहीं कर सकते क्योंकि फोन ही नहीं चार्ज हो पा रहा। तभी लाइट आ जाती है। ये देख सुहानी खुश हो जाती है, लेकिन फिर अचानक मौसम बिगड़ने लगता है और तेज हवाएं चलने लगती हैं। तभी बाहर तेज आंधी तूफान चलने लगता है और आंगन में डाले हुए कपड़े हवा में उड़कर नदी में गिर जाते हैं। ओह नो, मेरी फेवरेट साड़ी। सुहानी उस साड़ी को पकड़ने के लिए नंगे पैर ही दौड़ी दौड़ी चली जाती है, लेकिन वो साड़ी पानी में बहते हुए चली जाती है। उदास होकर सुहानी घर की ओर आने लगती है कि तभी उसके पैर में कंकड़ चुभ जाता है। आजी! अरे ये क्या कर लिया बहू, देख कैसे पांव से खून बहने लगा है। इसे डॉक्टर के पास लेकर जाना होगा, लेकिन नाव तो अभी शोभित लेकर गया है। इतने में शोभित वहां आ जाता है। शोभित उसे नाव में बिठाकर डॉक्टर के पास लेकर जाता है, जिससे पट्टी करके उसे आराम मिलता है। ऐसे कुछ दिन बीतते हैं और एक रोज घर में बहुत ही कम राशन पानी बचता है। सुनिए जी, हमें आज ही बाजार जाकर राशन लाना होगा। घर में थोड़ा ही राशन बचा है। ठीक है, लेकिन अभी तो मुझे जरूरी काम है, कल चलते हैं। लेकिन अगले दिन बाहर जोरों की बारिश शुरू हो जाती है और ऐसे में नदी में नाव लेकर जाना खतरे से खाली नहीं था, इसलिए वो राशन लेने नहीं जा पाते। अब अगले 3 दिन तक लगातार बारिश होती रहती है और इसी बीच उनके घर का राशन पानी भी खत्म हो जाता है और अब उन सबको भूखा ही रहना पड़ता है। अब धीरे धीरे नदी के पानी का स्तर ऊपर आने लगता है। हे भगवान, कहीं ऐसा ना हो कि बाढ़ आ जाए। उस रोज सारी रात वो लोग डर के मारे सो नहीं पाते, लेकिन फिर रात को पानी काफी कम हो जाता है। ऐसे ही कुछ दिन बाद, दीदी मैं कितने दिनों से आपका फोन मिला रहा हूँ, लेकिन नेटवर्क होने की वजह से बात ही नहीं हो पा रही थी। अच्छा, मैंने ये बताने के लिए फोन किया था कि कल आपके भाई की शादी है, आप समय पर आ जाना सब। क्या, तेरी शादी? हाँ, यही बात बताने के लिए मैं और माँ कई दिनों से आपको फोन कर रहे थे, लेकिन नेटवर्क नहीं थे। ऊपर से बारिश इतनी हो रही थी कि हम आ भी नहीं पाए। तो चिंता मत कर अमन, हम सब तेरी शादी में आएंगे। अगले दिन वो लोग नाव लेकर निकल पड़ते हैं, लेकिन नाव से पहुंचते पहुंचते उन्हें इतनी देर हो जाती है कि तब तक शादी भी खत्म हो जाती है। दीदी, जीजा जी, आप अब आ रहे हैं? पता है मैं कितनी देर तक आप लोगों का इंतजार करता रहा। ये क्या, शादी तो हो भी गई। देखा माँ जी आपने, उस नदी किनारे ससुराल होने से हमें शांति तो मिलती है, लेकिन कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो ऐसा ना हो कि हमें हमारे रिश्तेदारों से दूर होना पड़े। मेरे इकलौते भाई की शादी भी मैंने मिस कर दी। बस अब और नहीं, मैं वहां नहीं रह सकती। हम लोग कभी कभार घूमने वहां जा सकते हैं, लेकिन रहने के लिए नहीं। शोभित जी सोचिए, माँ जी की उम्र हो रही है। खुदा ना खास्ता कल को उनकी तबीयत खराब हो गई और मौसम खराब होने के कारण हम उन्हें समय से अस्पताल न ले जा पाए तो। ये सुनकर अब वो सभी घबरा जाते हैं। शायद बहू बिल्कुल ठीक कह रही है। हमारे वहां रहने के कारण हम अपने रिश्तेदारों से भी दूर होते जा रहे हैं। अब हम यहीं शहर में ही रहेंगे। अब वो लोग शहर में एक सोसाइटी में फ्लैट लेकर रहने लगते हैं और कभी कभार अपने उस नदी वाले घर में छुट्टियां बिताने चले जाते।